सच्चाई और प्यार की कीमत। ये कहानी है कृष्णनगर की, जो कि गांव से एक उभरता हुआ शहर बन रहा था। वहाँ रहते थे शर्मा और माथुर परिवार। शर्मा परिवार में मनोज अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ एक साधारण सा जीवन बिता रहा था। मनोज अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना खुद का कारोबार शुरू कर रहा था। अपने बेटे को बसा हुआ दिखने की इच्छा रखते हुए मनोज के माँ बाप ने उसके लिए अच्छा रिश्ता देखने लगे। लेकिन ये जानकर मनोज ने अपने घर वालों को बताया कि वो कई सालों से माथुर परिवार की बेटी प्रज्ञा को पसंद करता है। माथुर परिवार में प्रज्ञा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। एकलौती बेटी होने के वजह से और एक अच्छा कारोबार होने की वजह से प्रज्ञा के माँ बाप ने उसकी हर मांग पूरी की। लेकिन इस वजह से प्रज्ञा बहुत जिद्दी और मतलबी हो गई। उसने कई शादी के रिश्ते ठुकरा दिए क्योंकि वो एक सुंदर और अमीर लड़के के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। अरे माथुर साहब, ये सब खातिरदारी की क्या जरूरत? हम तो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। शर्मा जी, तुम और तुम्हारा परिवार इतने वक्त के बाद हमारे घर आया है, कुछ तो लेना होगा तुम्हें। लेकिन भाई साहब, इस बार हम आपसे कुछ और मांगने आए हैं। अरे आप बोलिए तो सही, आखिर पड़ोसी है तो एक दूसरे के काम आते हैं। बहन जी, इतने सालों से हमारे परिवार एक दूसरे को जानता है, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे? मैं आपका मतलब समझा नहीं। हमारा बेटा मनोज आपकी बेटी प्रज्ञा को पसंद करता है। हम भी प्रज्ञा को उसके बचपन से जानते हैं। मनोज का कारोबार भी कुछ सालों में सफल हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपना घर बसा ले। इसलिए आज मैं आपकी बेटी प्रज्ञा का हाथ अपने बेटे मनोज के लिए मांगता हूँ। हमारा विश्वास कीजिए, हम प्रज्ञा को अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान देंगे। शर्मा साहब की बातें सुनकर माथुर साहब विचार में आ गए। वो काफी समय से मनोज की मेहनत और अकलता देखकर उससे काफी खुश थे। वो जानते थे कि वो एक अच्छा और नेक कारोबारी बन सकता है। वो ये भी जानते थे कि प्रज्ञा मनोज के घर खुश रह सकती है। दूसरी ओर प्रज्ञा की माँ जानती थी कि उनकी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं होगी। शर्मा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और माथुर परिवार जितना अमीर परिवार नहीं था। उसी वक्त प्रज्ञा अपनी सहेलियों के साथ घर आई। अरे अंकल आंटी, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करा रही हूँ। अरे मनोज, कैसे हो? इतने समय बाद मुझे तो लगा कि तुमने अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया है। प्रज्ञा की माँ अपनी बेटी को ऐसे बुलाते हुए देख बात को संभलने की कोशिश करती है। हम यहाँ मनोज की शादी की बात कर रहे थे। वो दरअसल क्या बात है मनोज, तुम और शादी? आखिर किस लड़की को सजा देने की सोच रहे हो तुम? प्रज्ञा की अपमानित बातें सुनकर उसके और मनोज के माँ बाप और उसकी सहेलियाँ असहज महसूस करने लगती है। प्रज्ञा बेटी, हम चाहते हैं कि मनोज की शादी तुमसे हो। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मुझे तो मनोज बहुत ही अच्छा लड़का लगता है और मैं जानता हूँ कि वो मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर प्रज्ञा गुस्सा हो जाती है। उसके मुताबिक मनोज और उसका परिवार उसके लायक नहीं था। पापा प्लीज, आप बिना मुझसे पूछे ये कैसी बात कर रहे हो? बेटी, मैं बस अपनी राय दे रहा था। आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। इसमें फैसला लेने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो मुझे एक आराम भरा जीवन नहीं दे सकता। प्रज्ञा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं तो सालों से तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम मुझे खुश रखोगे? तुम? अरे तुम्हारा कारोबार होने के बाद भी ऐसे गरीबी में रह रहे हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद मैं तुम्हारे और तुम्हारे पुरानी सोच वाले परिवार के साथ उस छोटे से घर में रहूंगी? बस प्रज्ञा, ये कोई तरीका है बात करने का? पापा, आप ही देखिए, ये घर में कैसे खुश रहूंगी? ऐसे घर में कोई भी लड़की कैसे रह सकती है? ना इनके घर गाड़ी है, ना नौकर।
क्या शादी के बाद मैं वहाँ नौकरानी बनकर रहूंगी ताकि ये परिवार मेरे दहेज से अपना कारोबार चला सके? या तुम मुझसे शादी करके ये मेरे कारोबार को झड़पना चाहते हो? प्रज्ञा की इतनी असभ्य बातें सुन उसके माँ बाप और सहेलियाँ दंग रह जाती है। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? नहीं माँ, आप कुछ नहीं कहोगी। जहाँ आपकी और पापा की ऐसी बेइज्जती हो वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। चलिए घर चलते हैं। मनोज, भाई साहब, बहन जी, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं आंटी, अब हाथ मत जोड़िए। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। शर्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे परिवार से कैसे माफी मांगू। हम प्रज्ञा से बात करके देखते हैं, शायद कुछ दिनों में। नहीं अंकल, मुझे नहीं लगता प्रज्ञा से बात का कोई फायदा है। लेकिन बेटा, तू उससे प्यार करता है तो एक बार बात करके देखते हैं। पापा, मैं ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता जो आप दोनों की बेइज्जती करे। इस लड़की के लिए मेरे प्यार और अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं। इतना सब होने के बावजूद प्रज्ञा को जरा सा भी पछतावा नहीं हो रहा था। कुछ महीनों में उसकी शादी महेश से हो गई, जो शहर में अपना कारोबार चलाता था। शादी के कुछ सालों बाद महेश के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सदमे में आकर वो शराब पीने लगा और प्रज्ञा के साथ बदसलूकी करने लगा। जब उन्हें अपना घर छोड़कर एक साधारण घर में रहना पड़ा तो प्रज्ञा को घर के सारे काम भी सीखने पड़े। महेश धीरे धीरे प्रज्ञा के माँ बाप से पैसे लेने लगा और उन्हें धमकाने लगा कि पैसे ना मिलने पर वो प्रज्ञा को तलाक दे देगा। हेलो प्रज्ञा, बेटा जल्दी घर आ जा। तेरे पापा को अचानक चक्कर आ गई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। मत चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने पर प्रज्ञा को पता चलता है कि उसके पिताजी को कैंसर की बीमारी है। वो ये जानकर भी हैरान थी कि इतने सालों से महेश उनसे पैसे लेता जा रहा है जो वो अपनी शराब पर लुटा रहा था। इसी के कारण उसके घर वालों के पास माथुर साहब के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने माथुर साहब के सेहत की जांच की। उनका इलाज जल्द से जल्द करना होगा, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। हे भगवान, इलाज के लिए इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? प्रज्ञा बेटी, अब तेरे पापा का क्या होगा? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बाहर से एक फॉर्म भर कर दीजिए। इस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। सच? इतना महंगा इलाज मुफ्त? बिल्कुल, यहाँ हमारे लिए इंसान न गरीब है न अमीर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जैसे ही प्रज्ञा अपनी माँ के साथ नई उम्मीद लेकर डॉक्टर के केबिन से निकलती है तो वो किसी पहचान वाले से टकराती है। ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। या तुम ध्यान नहीं देना चाहती? अंकिता, तुम इतने सालों बाद दिखी हो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी पुरानी सहेली को देख प्रज्ञा उसे अपना दुख बताती है। महेश से शादी कर प्रज्ञा अलग शहर में रहने लगी और उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद हो गया। वो तो भला उस डॉक्टर का जिसने हमें मुफ्त इलाज के बारे में बताया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में सब ठीक है ना? घर में सब ठीक है। जिस डॉक्टर की तुम बात कर रही हो वो मेरे देवर है, बस उन्हें ये खाने का डब्बा देने आई थी। वो डॉक्टर तुम्हारा देवर है? तुमने शादी कब की? और तुम्हारे पति क्या करते हैं? मेरे पति तो कई सारे काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, होटल का कारोबार और ऐसे हॉस्पिटल बनाकर उसे चलाना। ऐसे ही तो गरीबों का मुफ्त इलाज कर वो दूसरों की सेवा करते हैं। ये हॉस्पिटल तुम्हारे पति का है? आखिर किससे शादी की तुमने? मुझसे शादी की है अंकिता ने। मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया है उसने। नमस्ते आंटी, मेरे भाई ने मुझे फोन करके बताया कि अंकल की तबीयत खराब है। चिंता मत कीजिए, उनका इलाज जल्द से जल्द हो जाएगा। मनोज, वो डॉक्टर तुम्हारा छोटा भाई संदीप था? जी, संदीप हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। विदेश में अपने पढ़ाई पूरी कर अब वो यहाँ लोगों की सेवा कर रहा है। मनोज, अंकिता, तुम दोनों ने शादी कब की? और मनोज, तुम इतने अमीर कैसे बने? अमीर तो वो होता है प्रज्ञा, जिसका जीवन साथी उसके सुख और दुख में उसका सहारा बने और जो उसके अच्छाई और प्यार की कीमत ना लगाए। वो साथी अंकिता ही थी।
जो तुम्हारे कारनामे के बाद पहले मेरी अच्छी दोस्त और फिर मेरी पत्नी बनी। मनोज की बातें सुनकर प्रज्ञा को शर्मिंदगी महसूस होती है। इतने मुश्किल वक्त में महेश का साथ न होने पर उसे समझ आता है कि उसकी सोच कितनी गलत थी। इलाज हो जाने के बाद माथुर साहब कुछ महीनों में पूरी तरह ठीक हो गए। प्रज्ञा का शहर और मनोज की मदद से महेश ने एक छोटा कारोबार चालू किया, जिससे वो और प्रज्ञा पहले से बेहतर जीवन जीने लगे।